लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 26वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सवेरा होते न होते चंडीगढ़ से सब लोग हाहाकार करते आ पहुंचे। शिरोमणि आए, राय महाशय आए, तारादास आए और अन्य अनेक भले आदमी ये सब विस्तार के साथ और निश्चित रूप से जानने के लिए दौड़े आए कि अभागा शांति कुंज का सब जल गया या देवयोग से कुछ बच गया। वो साधारण और बहुत थोड़ा बचा है या नहीं, और किस ओर ये आग लगी और किसने लगाई। सबके बीच में एक कौड़ी नंदी बड़ी उछल कूद मचाने लगा। सर्वनाश जैसे उसी का हो गया है। उसने सबको पुकार पुकार कर प्रकट किया कि ये काम सागर सरदार का है। उसे और उसके दो एक साथियों को कई लोगों ने बड़ी रात गए घूमते फिरते देखा था। थाने में सूचना भेज दी गई है, पुलिस आती होगी। इन सब मौरूसी किसानों के घर भर को यदि वो इस मामले में काले पानी न भेज दे तो उसका नाम एक कौड़ी नंदी नहीं, और बेकार ही वो इतने दिनों तक हुजूर की गुलामी करके मरा, इत्यादि। प्रायः बुझ गई आग की तपन से दूर एक बरगद की वृक्ष की छाह के तले सभा बैठी थी। जीवानंद उपस्थित थे। उनके मुख पर थकावट के सिवा घबराहट या उत्तेजना कुछ भी नहीं थी। जरा हंसकर उन्होंने कहा, तो एक कौड़ी तुमको भी इन लोगों के साथ वहीं जाना होगा। जमींदार की गुमाश्तगिरी के काम में तुमने जिन जिन लोगों के घरों में आग लगवाई है उसका हाल तो मैं जानता हूं। उसकी सूचना मुझको है। किसी ने उन लोगों को आग लगाते अपनी आंख से नहीं देखा। झूठे संदेह के ऊपर पुलिस यदि उन लोगों पर अत्याचार करे तो सच्चे अपराध के लिए तुमको भी उनका हिस्सा बटाना होगा। जीवानंद की बातें सुनकर सभी लोग अवाक हो गए। एक कौड़ी पहले हद बुद्धि हो गया। बाद में से हंसी का रूप देने के लिए सूखी हंसी के साथ उसने कहा, हुजूर माँ बाप है, हमारे 7 पुरखे ठहरे हुजूर के गुलाम। हुजूर की आज्ञा से खाली जेल क्यों, फांसी पर चढ़ना भी हमारे लिए गर्व की बात है। जीवानंद ने नाराज होकर कहा, मुझे बताए बिना पुलिस में सूचना देकर तुमने ठीक नहीं किया। ये उचित नहीं हुआ। जो जल गया वो तो अब लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन उस पर यदि पुलिस के साथ मिलकर नया हंगामा खड़ा करके ऊपरी आमदनी की कोशिश करोगे तो हानि की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अनेक लोग होंठ दबाकर हंसे। एक कौड़ी कुछ उत्तर न दे सका। क्रोध से मुंह काला करके मन ही मन जीवानंद के निर्वंश होने की कामना करने लगा। नदी की ओर की नौकरों के रहने की कोठरियां बच गई थीं। उन्हीं के ऊपर की मंजिल में 2-1 कोठरियों में रहने का विचार बना करके जीवानंद ने आए हुए हितैषियों के दल को विदा कर दिया। केवल तारादास ठाकुर को ही कल सवेरे एक बार भेंट करने की आज्ञा दी। तारादास ने कहा, कल रात को षोडशी चली गई। मैं जानता हूं कई थालियां और लोटे नहीं मिल रहे हैं। वे सब फिर खरीद लेने होंगे। इस अग्निदाह के संबंध में थोड़े ही समय में लोगों की जबानी अन्य प्रकार की अनेक बातों का प्रचार हो गया। जमींदार उस रात अपने घर में नहीं थे, इस बात को लेकर अधिक आलोचना करना बहुतों को ही व्यर्थ जान पड़ा। किंतु षोडशी भैरवी के जाने के साथ इस आग के लगने का घनिष्ठ संबंध है, और ये काम जिन्होंने किया है उन्हें जानबूझकर भी जमींदार ने छोड़ दिया। इस बात को लेकर अनुमान और संशय प्रकट करने की सीमा नहीं रही। राय महाशय दुनिया को खूब देखे हुए चतुर आदमी थे। ये देखकर कि जीवानंद ने एक कौड़ी के जाल में पैर नहीं दिया, जीवानंद की विषय बुद्धि या चतुरता पर उनकी श्रद्धा 100 गुनी बढ़ गई। किंतु अपने लिए वो बहुत घबरा उठे। षोडशी को निकालने के काम में वो भी पंडा थे, और जमींदार के घर को जिन्होंने जलाकर भस्म कर दिया वे आसपास ही कहीं रहते हैं। ये बात याद करके बिछौने के भीतर उनका शरीर पसीने से तर हो उठा। पहरे के लिए चारों ओर आदमी नियुक्त करके भी वो सारी रात टहल टहल कर बरामदे भर में घूमते रहे। और केवल क्या घर ही, उनके अनेक धान के गोले थे, फूल के अनेक बड़े बड़े आडंबर लगे थे, अनाज जमा करने की बहुत बड़ी व्यवस्था थी। इन सब की रक्षा करने के लिए उनको हर समय सतर्क सावधान रहना होगा। भय ही भय में दिन कटने लगे। फिर भी दिन कट ही रहे थे। किंतु इसी बीच में एक ऐसी बात हुई जिसे सोचकर पार पाने का कोई मार्ग नहीं रहा। अदालत का परवाना आ पहुंचा। मोरसी और अन्य प्रजाओं ने एक साथ जमींदार और उसके नाम नालिश की है। जिस जमीन को इन दोनों ने एक साथ ईख की खेती और गुड़ बनाने का कारखाना खोलने के लिए मद्रासी साहब के हाथ बेच दिया था,
उसी को रद्द करने के लिए अर्जी दी गई है। खबर आई है कि कोर्ट के प्रस्ताव और इशारे से स्वयं कलेक्टर साहब मौके पर आकर जांच करेंगे। बहुत रुपयों का मामला है, अतएव एक कौड़ी के साथ जाल रच करके उन्होंने बहुत से जाली दस्तखत बनाए हैं। अनेक बंधकी तमस्सुक और कागजात तैयार किए हैं। एक की जायदाद दूसरे को बेचने के जितने प्रकार के गली कूचे हैं सब लांघे हैं। जितना जाल और चालबाजी हो सकती है सो सब की है। मन की आंखों से वो सब सामने देखकर बहुत देर तक स्थिर होकर बैठे रहे। किंतु इससे बढ़कर ये बात है कि इन सब दीनहीन भूखे अपढ़ मृत प्राय किसानों को इतना साहस कहाँ से मिला कि वे गांव के भीतर रहकर भी इस दुर्दांत जीवानंद चौधरी और जनार्दन राय के नाम से नालिश कर बैठे। जीवन के अधिकांश समय में जिन लोगों को पेट भर खाने के लिए नहीं मिला, जाड़े की रातें जो बैठे बैठे काटते हैं, बीमारी या महामारी के दिनों में जो कुत्ते बिल्ली की मौत मरते हैं, बुआई के दिनों में जो लोग एक मुट्ठी बीज के लिए उसके द्वार पर पड़े रहते हैं, उन्होंने अदालत का द्वार खटखटाने के लिए रुपया कहाँ से पाया? ये दुर्बुद्धि उन्हें किसने दी? वो क्या इन लोगों से ये सीधी सी बात नहीं कह सका कि जिला अदालत ही तो नहीं है, हाई कोर्ट नाम की एक बड़ी अदालत भी है। वहां जीवानंद जनार्दन को फांद कर सागर कभी नहीं जीत सकता। अंग्रेजों का न्यायालय धनी लोगों के लिए बना है, गरीबों के लिए नहीं। उनके पास पैसा है, सामर्थ्य है, बैरिस्टर दामाद है, विश्वस्त वकील मुख्तार है और भी न जाने कितने सुविधा सुयोग हैं। ये सब सोचकर जनार्दन राय शक्ति और साहस संचय करने का प्रयत्न करने लगे, किंतु कुछ विशेष सुविधा उससे नहीं हुई। कारण ये तो खाली रुपए पैसे जमीन जमा की बात नहीं है, कोरा खरीदना बेचना नहीं है। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने जो सब असाधारण कार्य संपन्न कराए हैं, उसके फलस्वरूप फौजदारी दंड विधि की पुस्तक के पन्ने पन्ने में जो सब कठिन वाक्य लिखे हैं, उनका निष्ठुर चेहरा आड़ में से उन्हें अत्यंत भयभीत करने लगा। अपनी विस्तृत जानकारी के आधार पर राय महाशय जानते थे कि ये खबर चारों ओर जरूर फैलेगी। इसी से दिन का समय किसी तरह काट कर रात के अंधकार में उन्होंने एक कौड़ी को बुला भेजा और जमींदार सरकार से उसके विरोध में क्या उपाय हो रहा है ये भी पूछा। एक कौड़ी ने कहा, हुजूर के सामने तो अभी तक पेश नहीं किया गया। जनार्दन राय ने बिगड़ कर कहा, पेश नहीं किया गया तो अब जाकर करो, इस बुढ़ापे में क्या जेल काटूंगा? उनकी शंका और व्याकुलता देखकर एक कौड़ी ने हंसकर कहा, भय क्या है राय महाशय, जेल काटनी होगी तो मैं काटूंगा, आप लोगों को जेल न जाने दूंगा। लेकिन इस गरीब के ऊपर नजर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जनार्दन ने प्रसन्न होकर कहा, सो तो मैं भी जानता हूं एक कौड़ी, तुम्हारे रहते कोई डर नहीं है। तुम जो समझते हो वकील का बाप भी उसे नहीं समझता। लेकिन सब दशा तो जानते ही हो। सुनता हूं कि साहब खुद जांच के लिए आ रहे हैं। साला बड़ा बदमाश है भाई, कुछ अंदरूनी बात भी जानते हो? इन लोगों को ये सलाह किसने दी बताओ तो? रुपए किसने दिए? एक कौड़ी ने बिना किसी संकोच के षोडशी का नाम लेकर कहा, रुपए दिए चंडी ने, और कौन देगा? इसलिए तो वो आड़ में खिसक गई। जनार्दन ने पूछा, छोकरी है कहाँ बताओ तो? एक कौड़ी ने कहा, आसपास ही कहीं छिपी होगी, एक दिन खोज लूंगा। जनार्दन ने क्षण भर चुप रहकर कहा, पता लगाना ये हंगामा मिट जाए उसके बाद। फिर कुछ नाराज होकर बोला, उस दिन सागर सरदार के प्रसंग में आप सभी लोग उनको खुश करने के लिए मुंह दबाकर हंसे थे, लेकिन यदि उस दिन पुलिस को ये सूचना दे दी जाती तो आप लोगों पर यह विपत्ति न आती। जनार्दन ने कुछ शर्मिंदा होकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। तब एक कौड़ी ने अपने मालिक के संबंध में ये खबर उन्हें सुनाकर कहा, शराब पीकर बल्कि अच्छे थे, अब तो बात करना ही कठिन है। पेट दर्द होता रहता है, इतने जमाने की आदत रही, फिर भी सचमुच ही नहीं पीते। जनार्दन इस खबर पर विश्वास नहीं कर सके। बोले, क्या सचमुच ही नहीं पीते? एक कौड़ी ने सिर हिलाकर कहा, जी हां, अब नहीं पीते। सूर्यदेव पश्चिम में उदय हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं राय महाशय वो बड़े ही हठी आदमी हैं। उस दिन सारे दिन दर्द रहा, रात के समय हाथ पैर प्रायः ठंडे हो गए। डॉक्टर बाबू ने कहा, मेरा कहना मानकर कम से कम एक चम्मच मुंह में डाल लीजिए, नहीं तो हार्ट फेल हो सकता है, हृदय की गति बंद हो सकती है। लेकिन हमारे बाबू जरा नहीं डरे, जरा हंसकर कहने लगे, इतने दिन तक वो बेचारा फेल नहीं हुआ, बराबर चलता रहा। आज यदि फेल ही हो जाए तो मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन मैं तो जीवन भर फेल होता आ रहा हूं।
आज कम से कम एक दिन तो मुझे पास करने दीजिए। कोई भी पिला नहीं सका। जनार्दन ने आश्चर्य के साथ कहा, अरे ये क्या कहते हो? एक कौड़ी ने कहा, सनक सवार हुई है कि घर की मरम्मत पड़ी रहे, लेकिन इस रुपये से मैदान के बीच में एक पुल और रूपसी नहर के उत्तर की ओर एक बांध खड़ा करना होगा। इंजीनियर बाबू आए थे, हिसाब करके बोले इतने रुपए से 10 घरों की मरम्मत हो सकती है। उसका एक हिस्सा लगाकर पहले घर को बचाइए। लेकिन वो किसी प्रकार न माने। दीवान जी उनके बाप की उम्र के बूढ़े आदमी हैं। वो बोले, इसमें जमींदारी रेहन हो जाएगी साहब। बाबू ने कहा, प्रजा के लोग साल साल लगान अदा करते हैं और हानि उठाकर भरते हैं। उनकी जमीन बचाने के लिए अगर जमींदारी रेहन हो जाए तो हो जाने दीजिए, ये कर्ज अदा कर दिया जाएगा। राय महाशय ने चुप रहकर अंत में कहा, कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक कौड़ी नंदी उस दिन वहीं भोजन आदि करके बड़ी रात बीते घर गया। इसके 2 दिन बाद की खबर लेकर अब जनार्दन को यह मालूम हुआ कि इस एक कौड़ी ने अभी तक वो मामला हुजूर के सामने पेश नहीं किया। तब वो विचलित हो उठे और डरपोंक कहकर मन ही मन उसका तिरस्कार किया, और रात को उन्हें अच्छी तरह से नींद नहीं आई कि साहब यदि सहसा सूचना भेजकर मौके पर आ पहुंचे तो विपत्ति की सीमा नहीं रहेगी। सब ओर तैयार न रहने से क्या हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने ठीक किया कि दूसरे दिन मुलाकात करके वो आप ही सब बातें निवेदन करेंगे। दूसरे के ऊपर भरोसा करके समय नष्ट करने से मरना होगा। सवेरे 108 बार दुर्गा का नाम जपा, श्री चंडी माता का नाम लाल रोशनाई के कागज के ऊपर लिखकर कार्य सिद्धि को पक्का कर लिया। फिर छींक, छिपकली, खाली घड़ा आदि सब विपत्तियों के विरुद्ध यथेष्ट सतर्कता रखकर अवसर देखकर 4-5 आदमियों को साथ लेकर वो जमींदार से मिलने के लिए चल पड़े। किंतु अधिक दूर आगे नहीं बढ़ना पड़ा। 5-6 आदमियों ने दौड़ते हुए आकर जो सूचना दी वो जैसे बुरी थी वैसी ही आशा के विपरीत। बड़े रास्ते के ऊपर ही एक जगह को कुछ समय से दखल करके राय महाशय ने घेर रखा था। ये संपत्ति चंडी देवी की थी और इस जमीन के लिए षोडशी के साथ राय महाशय का तर्क वितर्क भी हो गया था, लेकिन पराक्रमी जनार्दन राय को वो रोक नहीं पाई थी। इस संबंध में राय महाशय के पास एक लिखापढ़ी का कागज भी था, लेकिन गांव के लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। आज सवेरे उनकी वही जमीन बेदखल कर दी गई है। जनार्दन राय ने धीरे धीरे वहां पहुंचकर देखा, बहुत से लोग उपस्थित हैं। शिरोमणि महाशय, तारादास, गगन चक्रवर्ती और भी कई राय महाशय के गुट के भले आदमियों के सामने जीवानंद चौधरी ने स्वयं आज्ञा देकर और अपने ही आदमियों के हाथों राय साहब का बंधा हुआ बेड़ा तोड़वाकर मंदिर में लगी हुई जमीन में उसे मिलवा लिया है। कोई विरोध करने का साहस न कर सका। जनार्दन राय ने क्रोध को दबाकर विनय से कहा, ये सब करने के पहले हुजूर मुझे इसकी सूचना तो भेज सकते थे। जीवानंद ने कहा, उससे व्यर्थ की देर ही तो होती ना, मैं जानता था कि सूचना आपके पास पहुंचेगी। जनार्दन ने कहा, खबर पहुंची है, लेकिन एक दिन पहले पहुंचती तो शायद मामले मुकदमे की नौबत न आती। जीवानंद ने वैसे ही हंसते हुए मुंह से कहा, इसमें भी तो बाधा डालना उचित नहीं है राय महाशय। देवी की बहुत सी संपत्ति भैरवियों के हाथ से बेहाथ हो गई है, अब फिर उनका हाथ बदल होना आवश्यक है। जनार्दन ने सूखी हंसी हंसकर कहा, इससे बढ़कर सुख की बात क्या है हुजूर? सुनता हूं सारा गांव ही एक दिन मां चंडी का था, लेकिन इस समय इस चोट से सबको मजा आया। शिरोमणि तो ठाकुर जनार्दन राय की सुबुद्धि और वाक् चातुरी से प्रसन्न हो उठे। जीवानंद के भाव में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा, उसमें भी अब गलती नहीं होगी राय महाशय। चंडी माता के सब कागजात, नक्शे आदि जो कुछ था सो सब मैंने कलकत्ते में अटर्नी के पास भेज दिए हैं, किंतु इस काम में आप लोग मददगार रहिएगा। शिरोमणि ने जय ध्वनि की, लेकिन बात सच होने पर कहाँ का पानी कहाँ जाकर भरेगा, ये सोचकर क्रोध और शंका से जनार्दन राय का मुख मुरझा गया। किंतु इससे जो विपत्ति उनके सिर पर लटक रही है उसे याद करके आज वो घर लौट आए। जिस कार्य के लिए घर से निकले थे वो व्यर्थ हुआ। राह में चलते चलते उनके मन में आया कि मेरे न हो 200 बीघे निकल कर जा सकते हैं, लेकिन आप जो सारा चंडीगढ़ हड़पे बैठे हैं उसका क्या होगा? अतएव उन्हें इस बारे में अब तनिक भी संदेह नहीं रहा कि ये बात बिल्कुल व्यर्थ है, केवल धोखा देने के लिए ही कही गई है। घर में घुसकर तमाकू भर लाने के लिए हुंकार लगाकर बैठक खाने में पैर रखते ही वो चौंक उठे।
एक तरफ एक कौड़ी छिपा हुआ बैठा था। उसका मुंह सूखा, चेहरा उतरा हुआ था। उसे देखते ही जनार्दन राय कह उठे, क्यों जी, तुम यहां एकाएक कैसे? तुम्हारे पागल मालिक ने तो उधर लठबाजी की तैयारी कर दी है। एक कौड़ी ने कहा, मैं जानता हूं, और अब फिर हमें एक बार उसी पागल के पास दौड़कर जाना होगा। जनार्दन ने डर कर कहा, क्यों, बताओ तो। एक कौड़ी ने कहा, इन छोटे लोगों को बुद्धि और रुपया किसने दे दिया है, ये तो नहीं जान पाया मैं, लेकिन इतना अवश्य पता लगा लिया है कि वे लोग हुजूर को गवाही में तलब करेंगे तो वे कुछ भी नहीं छिपाएंगे, दस्तावेज बनाने की बात तक नहीं। जनार्दन का चेहरा सफेद हो गया। इस आदमी की जिद का जो इतिहास उस दिन उन्होंने सुना था वो याद आ गया। उनके मुंह से खाली इतना निकला, क्या अंत में लंका कांड कर देगा? तमाकू से भरी चिलम जलने लगी। नहाने का पानी ठंडा होने लगा। जनार्दन दौड़ते हुए बाहर निकल गए। जीवानंद उस समय मंदिर के एक टूटे मेहराब की जांच कर रहे थे और तारादास कुछ दूर पर खड़ा उनके प्रश्नों का उत्तर देता जाता था। जनार्दन राय एकदम सामने उपस्थित होकर कहने लगे, हुजूर, सारे मामले पर एक बार ध्यान करके तो देखिए। जीवानंद पहले समझ नहीं पाए कि कैसा मामला, किंतु उनकी अस्वाभाविक व्याकुलता और आंगन में एक और एक कौड़ी नंदी को देखकर उन्हें कल रात की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, लेकिन उपाय क्या है राय महाशय? साहब जमीन छोड़ना नहीं चाहता, उसने सस्ते में खरीदी है, छोड़ने से उसकी भारी हानि भी होगी, अतः ये मुकदमा जीतने के सिवा प्रजा के लिए और तो कोई मार्ग मैं नहीं देख पाता। जनार्दन ने आकुल होकर कहा, लेकिन हम लोगों का मार्ग? जीवानंद ने क्षण भर सोचकर कहा, ये ठीक है, हम लोगों का मार्ग बहुत भयंकर जान पड़ता है। उसके शांत स्वर को सुनकर और मुख का विकार रहित भाव देखकर जनार्दन अपने आप को संभाल नहीं सके। जान पर खेल कर कह उठे, हुजूर, मार्ग केवल दुर्गम ही नहीं है, जेल काटनी होगी, और मुझे अकेले नहीं, आप भी शायद नहीं बच सकेंगे। जीवानंद जरा हंसे, बोले, ये जानते हुए भी क्या किया जा सकता है राय महाशय? शौक करके जब पेड़ रोपा गया है तब उसके फल तो खाने ही होंगे, इसमें क्या शक है? जनार्दन राय ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। आंधी की तरह तेजी से चल पड़े। जान पड़ता है एक कौड़ी ने सब बातें नहीं सुनी थी। वो तेजी से चलकर जैसे ही पहुंचा, राय महाशय चिल्लाकर बोले, ये हम लोगों का सर्वनाश करेगा एक कौड़ी। तो मेरे निर्मल को एक तार अभी भेज दो, वो जल्दी ही यहां आ जाए। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 26वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।